देश के लिए ये कालखंड महिला सुरक्षा के संदर्भ में कुछ चिंताएं पैदा करने वाला लग रहा है। पश्चिम बंगाल में दृश्य देखिए क्या हुआ। बिहार से भी ऐसी एक बर्बरता की खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या है, कन्नौज है, जहां महिला की प्रतिष्ठा के साथ, उसके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, अपराध किया गया, दुष्कर्म और दुराचार। और उत्तर प्रदेश में तो मुश्किल ये कि जो लोग आरोपी हैं वो सियासी लोग हैं दोनों, और दोनों समाजवादी पार्टी के नेता हैं। एक तो मौजूदा पदाधिकारी भी है अयोध्या वाला मोहित खान, और कन्नौज वाले में रा रहे सपा वाले करे हमने इनको भगा दिया, लेकिन साक्ष्य कह रहे हैं कि नहीं भगाया नहीं आपने, वो आपके साथ सक्रियता के साथ रहा है अभी तक। उसकी गाड़ी पर आज भी सपा का झंडा लगा रहा जिस दिन पकड़ा गया उस दिन तक। और अखिलेश यादव और राहुल गांधी की संयुक्त सभा में लोकसभा चुनाव के दौरान यही दुष्कर्म का आरोपी नवाब सिंह यादव मंच पर था, ठीक अखिलेश यादव के पीछे। इसलिए ये चिट्ठी नहीं चल रही कि हमने हटा दिया था। समाजवादी पार्टी के लिए भी ये इस दृष्टि से संकट का काल है। एक दौर में समाजवादी पार्टी का वो मूल आधार था MY। तो अयोध्या में जो आरोपी है वो मोहित खान है, और कन्नौज में जो आरोपी है जो गिरफ्तार हुआ है वो नवाब सिंह यादव है। M और Y, ये परिस्थितियां विकट हैं, और राजनीतिक तौर पर किसी भी पार्टी के लिए असहज स्थिति हो जाएगी जब उसके दो बड़े कद के लोग दुष्कर्म के आरोप में निरुद्ध हो जाएंगे, जेल चले जाएंगे। ये बड़े कद के दोनों लोग हैं। मोहित वहां नगर का अध्यक्ष है और नवाब सिंह तो नवाबी है। कन्नौज में कहते हैं लोग कि भाई ये डिप्टी CM थे 5 साल जब तक सपा की सरकार थी। अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर सवाल उठ रहा है। और एक प्रश्न और भी है। राहुल जी ने एक बार ट्वीट किया था कि मुझे हाथरस जाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक बात है, किसी को रोका भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी अयोध्या और कन्नौज की बेटियों के यहां क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव को भी साथ ले जाते और जाना चाहिए था। बंगाल की बेटी के पास भी जाना चाहिए और बिहार की बेटी के पास भी जाना चाहिए जहां आज दुष्कर्म हुआ है। बंगाल और बिहार में तो मरी गई बच्चियां, लड़कियां जिनके साथ दुष्कर्म किया गया। लेकिन अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई कि राहुल जी या अखिलेश जी अयोध्या और कन्नौज में उस पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। नहीं ना। हाथरस कांड हुआ था तो राहुल जी ने ट्वीट खड़काया था कि हमको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। अब यहां तो किसी ताकत के रोकने का प्रश्न नहीं, आप वैसे ही जा सकते हैं, लेकिन जा नहीं रहे। जघन्यतम अपराधों पर, निर्मम और बर्बर अपराधों पर इस सेलेक्टिव अप्रोच, कभी मौन और तो कभी जरूरत से ज्यादा मुखरता, सेलेक्टिव सोच, चुनिंदा ढंग से हम अपनी टिप्पणी करना चाहते हैं राजनीतिक लोग को। इसी से देश का सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मेरी नजर में बंगाल से, बिहार से लेकर और उत्तर प्रदेश तक की ये दो पीड़ित महिलाएं, मेरे लिए सारे अपराध एक से हैं। सारे अपराधों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। किस पार्टी का नेता इसमें संलिप्त है, इससे अपराध छोटा हो जाएगा क्या? और किस पार्टी की सरकार है, इससे भी अपराध का क्या पर टिप्पणी नहीं करेंगे, मौन हो जाएंगे? नहीं, ये साहस होना चाहिए कि किसी पार्टी की सरकार हो और किसी पार्टी का कारिंदा हो। अपराध अपराध है, उसकी खिलाफ मुखालफत होनी ही चाहिए और पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ होनी चाहिए, बंगाल से लेके कन्नौज तक। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं।
कन्नौज वाले नवाब सिंह यादव के कारनामों की कड़ी में कलंक का वो आरोप भी सामने आया है जिसे कानूनी भाषा में दुष्कर्म कहते हैं। यानी उस नाबालिग लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने नवाब सिंह यादव के खिलाफ बलात्कार की धाराएं बढ़ा दी हैं। पीड़िता का मेडिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, साथ ही न्यायालय के समक्ष जो बयान कराया जाना होता है वो भी कंप्लीट किया गया है। आज पीड़िता के माता पिता जनपद में आ गए थे और इन्होंने ये बताया कि कल जो इनकी बुआ लड़की के साथ थी, इस घटना के संबंध में उन्होंने इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी और जब पुलिस के द्वारा संपर्क किया गया तब इनको जानकारी हुई। इन्होंने इनकी बुआ के बारे में बताया कि ये इनकी बेटी को लेके आई थी और उसके बाद ये सब घटना हो गई, कोई जानकारी नहीं दी। इन पे भी आरोप लगाए गए हैं और इनकी बुआ को बयान के लिए आज बुलाया गया था, बट ये आज उपस्थित नहीं हुई और इनकी तलाश की जा रही है। इन पे भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। कन्नौज के इस कांड में नवाब सिंह के साथ साथ पीड़ित लड़की की बुआ का किरदार भी सामने आ रहा है। पहले उसने साजिश का सवाल उठाया था, अब पीड़ित का परिवार ही उस पर सवाल उठा रहा है। वहीं पूरे मामले में नवाब सिंह को लेकर सियासी गलियारों में मचा संग्राम भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के निशाने पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव और डिंपल यादव हैं। वहीं नवाब सिंह की करोड़ों की संपत्ति भी सवालों के घेरे में आ गई है। समाजवादी पार्टी और सभी प्रकार के अपराधों का होना, ये पार्टी के कार्यकर्ता और अपराध ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इनसे इस राज्य की जनता रक्षा करे, भगवान रक्षा करे और ये लोग पहले आत्ममंथन और आत्मचिंतन अपने आप। बताया जाता है नवाब सिंह यादव कन्नौज में डिंपल यादव का प्रतिनिधि भी था। वहीं पार्टी की दलील ये कि उसे बहुत पहले निकाल दिया गया। हालांकि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी के मंच पर नवाब सिंह के मौजूद रहने की तस्वीरों के जरिए तंज कसा। कल तक डीएनए पर सवाल था, आज बीजेपी ने अदम गौंडवी की कविता की लाइनों के लब्बो-लुआब में कहा कि पक्के हैं समाजवादी, तस्कर हो या डकैत। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। बीजेपी जो कहती है कितने दूध के धोए हैं, मुंह खोल दे तो बहुत दिक्कत हो जाए, मुंह न खुलाओ। बहरहाल उपचुनाव से पहले अयोध्या और कन्नौज के कांड ने सपा कांग्रेस दोनों को तनाव दे दिया है। कांग्रेस को लेकर बीजेपी का तंज ये कि अयोध्या से लेकर कन्नौज तक कांग्रेस वालों की मोहब्बत की दुकान में भी मुनाफा हो रहा है। वहीं इस सियासी बवाल पर सवाल ये कि नवाब सिंह का किससे नाता है? क्या नवाब के कारनामों से फंस गई सपा कांग्रेस? तो ऐसी कोई भी घटना राजनीतिक पार्टी को नुकसान पहुंचाती है, ये तय मानिए। और समाजवादी पार्टी तो इस वक्त विचित्र से खेल में फंस गई है। अयोध्या में खान साहब और इधर नवाब साहब दोनों जेल में चले गए दुष्कर्म के आरोप में, और यही समाजवादी पार्टी का आधार है मूल रूप से। मेहमानों से आपका परिचय करा दें। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। नीति जी का स्वागत है। ए.के. जैन साहब हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, जैन साहब का बहुत स्वागत है। अशोक यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अशोक जी का बहुत स्वागत है। अवधेश पांडे जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, अवधेश जी का बहुत बहुत स्वागत।
नीति शर्मा जी, हम देख रहे हैं अयोध्या, कन्नौज से लेकर और कोलकाता तक एक शर्मनाक स्थिति, एक ऐसी घटनाएं, और जिसमें मतलब उत्तर प्रदेश की इन दोनों घटनाओं में तो एक राजनीतिक पार्टी के दो उस इलाके के प्रमुख नेता नेम्ड हुए और जेल गए। और कोलकाता की घटना तो हम देख ही रहे कि जितनी बर्बरता, जितनी नृशंसता सोची नहीं जा सकती, वो भी वहां हो गई। और वहां की मुख्यमंत्री ने आरंभिक तौर पर ये कहा था कि घटना की अभी कोई जानकारी नहीं हो रही है, कोई हुई है कि नहीं हुई, इसको देखेंगे। फिर पुलिस को जांच दी गई और कैसी कैसी स्थितियां बनी कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि राज्य पीड़िता के परिवार के साथ नहीं खड़ा है, इसलिए हम जांच सीबीआई को दे रहे हैं। ये स्थिति उत्तर प्रदेश से कोलकाता तक। नीति शर्मा। नमस्कार अमिताभ जी और पैनल पे सारे गेस्टों को मेरा नमस्कार। जय श्री राम। एक चीज नोटिस करने वाली बात है अमिताभ जी, 2024 के चुनावी रिजल्ट के बाद जहां जहां विपक्ष मजबूत हुआ है, वहां वहां ये घटनाएं एक तरीके से एकदम से आपको देखने को मिल रही हैं। जो MY फैक्टर की बात करते थे, वहां एक जगह MY फैक्टर की असलियत आई। जो PDA की बात करते थे, वहाँ पीड़ित दलित अबला का एक फैक्टर है कि दलितों के कितने साथ हैं। और वहीं अगर मैं बंगाल की बात करूं तो शर्मनाक, प्रथम दृष्टा में तो वहाँ पे पुलिस ने, जो स्टेट पुलिस है, उसने तो उसको मेरे ख्याल से सुसाइड घोषित कर दिया था। उनसे पूछिए कि कोई बच्ची नग्न अवस्था में खून से लथपथ होकर कैसे सुसाइड कर सकती है। खैर बंगाल का विषय नहीं है, बात में कन्नौज पर आती है। अयोध्या का जब कांड हुआ, वहां पे भी आप देखिए जिस अपने कैंडिडेट को, जो उनका नगर पालिका का अध्यक्ष था, आज भी वो अध्यक्ष बना हुआ है। उसके बाद भी ये DNA की बात करते हैं, इस पे हम डिबेट कर चुके हैं, किस प्रकार से संरक्षण दिया गया। और आज कन्नौज में भी नवाब सिंह की मैं कुंडली खंगाल रही थी अमिताभ जी, पिछले 25 साल से पहले के अगर इसका इतिहास खंगाला गया तो पता चला है बहुत ही गरीब परिवार से था। आज कम से कम नहीं तो 300 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी का ये मालिक है। पूरे कन्नौज में ही इसका एक मेडिकल डिग्री कॉलेज है, साथ में एक होटल है, 2 बड़े मकान हैं, नोएडा में प्रॉपर्टी है। 2004 से लेके 2024 तक तकरीबन 15 केसेस हैं, जिसमें मारपीट के केस हैं, अपहरण के केस हैं। ये सब संरक्षण दिया गया अखिलेश यादव के कार्यकाल में। डिंपल यादव के सांसद प्रत्याशी भी रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आज 2 लड़कों की जोड़ी, जब से क्या उनकी ताकत बढ़ी है, अपराधियों की ताकत और बढ़ चुकी है। और किस प्रकार से उनको संरक्षण दिया जा रहा है, किस प्रकार से इतने सालों तक उनको पोषित किया गया, किस प्रकार से उन्होंने अपना इतना बड़ा करोड़ों का बैंक बैलेंस क्रिएट किया गया। और आज इन्हीं की नेता की जूही जी हैं, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं, उनका बयान में सुन रही थी कि बोल रहे थे कि रात को कौन सी लड़की नौकरी मांगने जाती है। शर्म नहीं आती कि एक महिला होकर आप एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो। इनके राज में केवल पीड़ितों को और पीड़ित किया जाता है, पीड़ित के साथ खड़े होने की बजाय ये उसके ऊपर आरोप और प्रत्यारोप और उसके बाद संरक्षण का काम करते हैं। ये तंत्र को समझने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से अपराधियों को नीति जी आता माध्यम से अराजकता को बढ़ाने का प्रयास वो क्षेत्रों में, राज्यों में बढ़ गया है जहां ठीक है। नीति जी दोबारा आता हूं, जैन साहब के पास चलूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। एक चीज तो मुझे लगती है कि हमारे अंदर अपराधी की एक मानसिकता है, लेकिन जो लोग अपराधी नहीं हैं लेकिन अपराध को कवर करने की कोशिश करते हैं या अपराधी को कवर फायर देने की कोशिश करते हैं, जैन साहब, वो मेरी नजर में अपराधी से बड़े अपराधी हो जाते हैं। मैंने अयोध्या में भी यही देखा, कुछ लोग तैयार कर दिए गए उस बिटिया के परिवार, उसकी मां और बिटिया के चरित्र को लांछित करने के लिए। बोले जो टीवी वाला है उसको बताना। ये रास्ता खोजा गया मोहित को बचाने के लिए। और वैसी स्थिति कन्नौज में, यह भी एक बड़ा विचित्र सा तथ्य है। खैर जैन साहब, एक तो विषय ये और दूसरा विषय ये कि वो कह रहे नवाब सिंह यादव के पूंजीपतियों ने फंसा दिया। मैं समझ नहीं पाया, कल भी मैंने इस सवाल को उठाया था। वो अर्धनग्न अवस्था में लेटे पुलिस को मिले थे जब पुलिस ने उनको पकड़ा, और बुआ और भतीजी वहां थी, बच्ची कम वस्त्रों में थी।
इस स्थिति में पकड़े गए और राजनीतिक लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि षड्यंत्र हो गया। जैन साहब, ये षड्यंत्र भी एक ऐसी जड़ी बूटी हो गई जो हर जगह फेंकी जा रही है। देखिए अमिताभ जी, मेरा ये मानना है कि बलात्कारी कहीं भी हो सकता है, किसी भी राजनीतिक दल में हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक दलों की सदस्यता करोड़ों में है, पुलिस बल में भी होते हैं, आर्मी में भी होते हैं। मेरा ये मानना है कि उसको तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके ऊपर, डिपार्टमेंटल एक्शन, पार्टी के लेवल पर एक्शन तुरंत होना चाहिए, उसको डिसोन कर देना चाहिए, क्योंकि पब्लिक में अन्यथा एक गलत संदेश जाता है। मैं बड़ा स्पष्ट हूं इस मामले में। मैंने देखा कि एक स्टेज पर पुलिस कमिश्नर मुंबई ने, उनके कांस्टेबल ने रेप किया था, तो उन्होंने कहा था हम दिवाली नहीं मनाएंगे, और उन्होंने सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगी थी पब्लिक से। इसी प्रकार का पोस्चर मेरे ख्याल से होना चाहिए। इस युग में 2024 में जिस प्रकार की घटनाएं बलात्कार की हो रही हैं, ये शर्मिंदा करने वाली हैं। ये आपराधिक तत्व हैं, ये वो तत्व हैं जिन्होंने कि किसी भी प्रकार से करोड़ों अरबों की संपत्तियां अर्जित की हैं। बिल्कुल इनकी प्रॉपर्टीज की जांच होनी चाहिए, एक एक राजस्व विभाग के द्वारा सारे डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करके, और इनके ऊपर ऑल प्रॉन्ग अटैक होना चाहिए। ईडी वगैरह को इसमें इन्वॉल्व करके ऐसे सब अपराधियों के ऊपर जिन्होंने कि बड़े बड़े साम्राज्य खड़े कर लिए हैं, जिससे कि पब्लिक में एक संदेश जाए कि अगर कोई इस प्रकार की नापाक हरकत करेगा तो प्रशासन और शासन पूरे अपने शक्ति के साथ ऐसे तत्वों के ऊपर प्रहार करें। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब तक ये नेस्तनाबूद नहीं किए जाएंगे जी, तब तक ये सुधरेंगे नहीं ना जी। इनको तो खत्म ही करना होगा। इनके आर्थिक साम्राज्य को, इनके सामाजिक ताकत के साम्राज्य को पहले तोड़ना होगा, तब ये पजामे के भीतर आएंगे। अशोक यादव जी, समाजवादी पार्टी की एक बड़ी नेता ने कहा कि रात में, इतनी रात को कौन जाता नौकरी मांगने, कौन लड़की जाती है? क्या कहने की कोशिश हो रही है? रात में लड़की जाएगी तो रेप करने का लाइसेंस मिल जाएगा? यादव जी, नहीं भाई, रात में जाए कि दिन में जाए तो रेप होगा क्या? बोले इतनी सुबह क्यों आ गई लड़की, हमने रेप कर दिया। बोले रात में क्यों आ गई, हमने रेप कर दिया। तो आप फिर लिखवा दो कि रेप से बचना है तो 10 से 5 मिले। अजब तमाशा है, नहीं? और जिस अवस्था में वो लेटा पकड़ा गया था, उसके बाद तो वैसे ही सारी कहानी खुल गई थी। यादव जी, नहीं? अमिताभ जी, मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि जूही सिंह जी का जो बयान आप चला रहे हैं, मुझे लगता है कि वो यह कहने की कोशिश कर रही होंगी कि इसमें हनी ट्रैप का एंगल वो खोज रही है। जो परिस्थितियां वहां पे है, जो उनके बुआ का, जो लड़की के बुआ का जो स्टेटमेंट है, और जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष के द्वारा उस अक्यूज्ड का बचाव करने के लिए थाने पे जाना, और तमाम जो घटनाक्रम, जो बदलते हुए घटनाक्रम जो कन्नौज के मामले में आ रहे हैं, उससे जूही सिंह जी ने ये कहने की कोशिश की होगी, या उनको ये लगा होगा। अशोक भाई, एक मिनट, एक निवेदन, एक मिनट। नवाब सिंह की पैंट हनी ने उतारी कि ट्रैप ने उतारी? कौन? खुद ही उतारी होगी। ये हनी ट्रैप क्या मसला है भाई? पैंट तो खुद ही उतार के लेटा। देखिए अमिताभ जी, मुझे उनके डिफेंस में नहीं कुछ करना है। आप ये मत सोचिए कि मैं उनका डिफेंड कर रहा हूँ। मैं जूही सिंह जी के बयान पे कह रहा था। और दूसरी बात, नवाब सिंह की जो बात है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने या हमारे सभी नेताओं ने स्पष्ट कहा है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों का पार्टी से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। अभी आपने अपने जो प्रोग्राम में चला रहे थे, आपकी मंच पे देखा गया तमाम बातें। आप ये बताइए, चुनाव होता है, चुनाव मंच पे कितने लोग आ जाते हैं अमिताभ जी? ये तो प्रैक्टिकल बात है। कोई भी आदमी अशोक भाई, एक मिनट, अशोक भाई, एक मिनट, अशोक भाई, एक मिनट। हाई सिक्योरिटी है राहुल जी को, हाई सिक्योरिटी है अखिलेश जी को। उनके मंच पर कोई नहीं चढ़ सकता, और जिलाध्यक्ष, नगर अध्यक्ष का नाम ना हो लिस्ट में तो पुलिस उनको ही मार लाठी नीचे गिरा देगी। आप कितने भी खास बने रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप सफाई के क्यों ना हो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। ये तो जानते हो अशोक भाई आप, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पीछे जाके कोई खड़ा हो जाए, ना राम भजो, ऐसा संभव नहीं।
जब तक वो आदमी सिस्टम में नहीं है और उसका नाम नहीं जाएगा। नहीं देखिए, होता क्या अमिताभ जी, जो आपने कहा ये बातें आपके हिसाब से सही, हमारे हिसाब से भी सही है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अमिताभ जी जो मंच पे कहीं न कहीं कोई न कोई जुगाड़ बढ़ा के चढ़ जाते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप भी जानते हैं, आपने देखा होगा मंच पे कभी-कभी लिस्ट बनती है 20 लोगों की और मंच पे मिलते हैं 50 लोग। ऐसा तो अक्सर रैली में होता है, 1-2 रैली में नहीं, लगभग 99% रैली में ऐसा होता है कि लिस्ट से ज्यादा लोग चढ़ जाते हैं मंच पे। तो मंच पे होना ना होना वो अलग विषय है। हमारे यहाँ लिखित में दे दिया गया है कि नवाब सिंह से पार्टी का कोई दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। एक मिनट, लिखा गया है, लिखित में दिया गया है। अशोक जी एक बात कहें, ये तो बड़ा अलग सा रिश्ता हो गया है। नवाब सिंह जब पकड़ा गया, पुलिस उसको बाहर निकाल के लाई पेंट पहना के, तो उसकी गाड़ी में समाजवादी पार्टी का झंडा लगा था क्या? वो अखिलेश जी राहुल जी की सभा में उनके ठीक पीछे खड़ा होता है, सामान्य कार्यकर्ताओं में नहीं, ऊपर उनके बगल में क्या? और पार्टी कह रही हमने इन्हें 5 साल पहले निकाल दिया था। जिसको 5 साल पहले हम निकाल देंगे, उसको राहुल गांधी अखिलेश यादव की बगल में खड़ा होने देंगे? उसके लिए तो कलीम अहमद ही तरस रहे होंगे कि हमको भी मंच चढ़ने को मिल जाए, जिनके दस्तखत है चिट्ठी में। नहीं अशोक जी, देखिए आपने झंडा की बात कही साहब जी, झंडा तो तमाम लोग हैं जो समय परिस्थिति के हिसाब से अपने एडाप्टेबिलिटी के हिसाब से झंडे बदलते रहते हैं। देखो भैया, झंडे खरीद के लगा लेते हैं लोग। तो झंडा बदलना, झंडा लगाना या पीछे खड़े होकर फोटो खिंचवा लेना अमिताभ जी, इससे पार्टी का कोई मतलब नहीं है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं। लेकिन हमारे उसके बाद भी नवाब सिंह या अयोध्या या कलकत्ता या जो भी जितने भी मामला आप गिना रहे हैं, किसी मामले में कोई सिंपैथी जो भी अक्यूज्ड है उनके साथ बिल्कुल नहीं है। अयोध्या मामले में भी आप यहाँ पे चला रहे थे, हमारे राष्ट्रपति जी ने डे 1 में यही कहा कि वहां पे डीएनए टेस्ट करा के और अधिकतम जो सजा वो कराई जाए, और डीएनए टेस्ट को लेकर के बड़ा बवाला खड़ा किया गया। लेकिन आपको ये भी पता होगा डीएनए टेस्ट का जो नियम, जो बिल इसी योगी सरकार में लाया गया कि महिला अपराध में जिस अपराध में 7 साल से ऊपर की सजा होगी उसमें डीएनए टेस्ट मैंडेटरी होगा। तो इस नियम के तहत ही उन्होंने मांग किया था राष्ट्रपति जी ने, डीएनए टेस्ट करा के अक्यूज को अधिकतम सजा दी जाए। तो इसमें कहां से बात है जी। लेकिन निवेदन और आपसे करना चाहता हूं, जो तमाम इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इसी इंसिडेंट्स में एक बिहार में भी घटना हुई अमिताभ जी, मैंने उसका जिक्र किया है, छात्रा के साथ, छात्रा के साथ, और वहां पे भाजपा की सरकार है। तो कृपया अगर एक सवाल उस पर भी बन जाए, मेरा निवेदन है। बिल्कुल मैंने उसका जिक्र किया, बिहार से लेके अयोध्या, कन्नौज, बिहार और कलकत्ता मैंने जिक्र किया मेरे संज्ञान में। अब अशोक जी एक बात आपके वक्तव्य पर मुझे समझ नहीं आई, जितना हम समझ पाए सार्वजनिक जीवन में, क्योंकि हमारा भी पूरा जीवन नेताओं के साथ ही गुजरा क्या, उन्हीं को कवर करते हुए। हम चुंगी की नाली बिजली की बीट तो कभी कवर किए नहीं। तो जितना हम जान पाए हैं, मेरी बात से जैन साहब भी सहमत होंगे कि आज की तारीख में अगर कोई आदमी बिल्कुल भी विक्षिप्त हो, मान लो बरेली में पागल खाने का से भी निकले, तो भी अगर झंडा खरीदेगा लगाने के लिए तो भाजपा का खरीदेगा क्या? सपा का झंडा लगा कौन चलेगा? जो सपा के हैं वो तो सपा का झंडा लगा नहीं रहे आजकल अशोक भैया। देखिए, और ये नवाब सिंह ये पगलेट था क्या कि सपा का झंडा लगाएगा? आजकल तो जिसे देखो कमल का फूल लगाए, और इस आप कह रहे कि झंडा कोई भी अरे नहीं भाई साहब, उत्तर प्रदेश में सपा का, बसपा का, कांग्रेस का कोई झंडा लगाए तो समझ लीजिए ओरिजिनल आदमी है, जो आज के दौर में भी आपका झंडा लगाए है। अमिताभ जी 10 सेकंड अगर मुझे मौका दें जी बताइए भैया। झंडा लगाना कोई बुराई नहीं, झंडा लगाना और मतलब जो पार्टी सत्ता में नहीं है उसका झंडा भी लगाने की लॉजिक लोगों की होती है। वो 2027 में टिकट के लिए आसान्वित लोग होते हैं, जो अभी से लाइन में लगने की कोशिश करते हैं, तो झंडा लगा लेंगे जो पार्टी आने वाली होती है सत्ता में 2027 में। ठीक है समाजवादी पार्टी सत्ता ठीक है भैया, मैं अवधेश जी के पास चलता हूँ। ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक भाई की पार्टी ने ऐसी स्थिति बना दी नवाब सिंह के लिए कि जैसे एक औरत यहाँ से लेके वो पीछे तक मांग भर रही है, आलता बिछिया सब पहने हैं, बट सावित्री से लेके करवा चौथ तक सारे व्रत निर्जला कर रही है, और उसका जो पति वो कर रहा है, ये औरत हमारी नहीं है, हमारी पत्नी नहीं, हम नहीं जानते कौन है। अरे आप ना जानो, पूरा मोहल्ला तो जान रहा है, पूरा कन्नौज तो जान रहा, कन्नौज चलते देश जान रहा। अब आज के टाइम में अशोक बाबू कोई बात छुपती कहाँ है?
ये कौन है नवाब सिंह? ये नोएडा वालों को कम पता होगा, कन्नौज वालों को तो 100% पता है ना। खैर, अवधेश पांडे जी, अयोध्या में और कन्नौज में जो हुआ, समाजवादी पार्टी के 2 स्थानीय स्तर के ताकतवर नेता उसमें नेम्ड हुए, गिरफ्तार हुए। एक बर्बर घटनाक्रम कलकत्ता में हुआ और एक वैसा ही बर्बर घटनाक्रम बिहार में भी हुआ। लार्जर पर्सपेक्टिव में मेरी चिंता ये कि हम लोग, यानी हम लोग में सब लोग शामिल हो गए, पत्रकार से लेके और नेता तक सब सेलेक्टिव ढंग से प्रतिक्रिया क्यों करना चाहते हैं? यहां हो तो चुप हो जाएंगे, वहां हो तो कहेंगे ला रहे लाठी, चल रहे हैं, आज भाषण देना है। नहीं, ऐसा क्यों अवधेश जी? देखिए अमिताभ जी, विषय सोच का है, संवेदना का है, और समाजवादी पूरी पार्टी रेपिस्टों के समर्थन में उतर आई है। ये अनायास नहीं है, ये परंपरा से प्राप्त इनको विचार है। मुलायम सिंह जी कहते थे लड़के हैं, गलतियां हो जाया करती हैं। आजम खान जी ने जया प्रदा के विषय में किस प्रकार से भद्दी टिप्पणी की आप जानते हैं। किस प्रकार से लोग गायत्री प्रसाद प्रजापति को बचा रहे थे, ये भी आपसे विषय अछूता नहीं है। 1 दर्जन समाजवादी पार्टी के नेताओं का बयान है जिसमें स्त्रियों के बारे में बेहद अभद्र टिप्पणी समाजवादी के लोगों ने की है। अयोध्या में घटना हुई, समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने सामूहिक गैंगरेप किया। 6 दिन के बाद अखिलेश यादव जी का ट्वीट आया और जिसमें पीड़िता के लिए संवेदना के 1 शब्द नहीं थे। वह दूसरी तरफ अभियुक्त को बचाने के सारे तर्क उनके ट्वीट में शामिल थे। लगता था न्यायाधीश वही हैं, वही 183 का बयान कराएंगे, वही डीएनए कराएंगे, वही लोगों को हवालात में ले जाएंगे, इस प्रकार से। और उसके बाद यहाँ के सांसद अयोध्या के अवधेश प्रसाद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे, 6 दिन बाद पूरी फौज समाजवादी पार्टी की उतरी और अभियुक्त को बचाने के लिए उन्होंने दर्जनों तर्क दिए। और दूसरी घटना यही कन्नौज के अंदर हुई। एक बालिका जो जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, अब वो दुष्कर्म प्रमाणित भी हो गया है। और जूही सिंह जो महिला प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी की, वो कहती है रात में क्यों गई थी, उसका मुहूर्त ठीक नहीं था वहां जाने का, इसलिए नवाब सिंह ने रेप कर दिया। और हमारे मित्र प्रवक्ता अशोक यादव जी कह रहे हैं तो हनी ट्रैप भी हो सकता है। शर्म आनी चाहिए सफाइयों को, एक एक नया शब्द गढ़ते हैं। जहां लड़की के प्रति संवेदना होनी चाहिए, वहां अपनी कुटिल चालों से अभियुक्तों की लगातार पैरवी करने का प्रयास समाजवादी पार्टी के लोग कर रहे हैं। एक दूसरा विषय कलकत्ता का भी है। रात में महिला डॉक्टर खून से लथपथ पाई गई और वहां की निर्मम मुख्यमंत्री ने लोगों को बचाने में तर्क दिए कि सीबीआई जांच तो हम कराएंगे लेकिन कुछ दिन बाद कराएंगे। मतलब वो किनको बचाना चाहती हैं, कौन सा साक्ष्य तब तक वो नष्ट करा देना चाहती हैं। और वहां के पुलिस लोगों ने कहा ये तो अननेचुरल डेथ है। मतलब ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। थोड़ा सा इनका आधार क्या बढ़ गया, थोड़ा सा इनकी सीट क्या बढ़ गई, ये लोग दुष्कर्म करने लगे, जमीनों पर कब्जा करने लगे, भ्रष्टाचारियों पर भ्रष्टाचार करने लगे, आतंकवादियों का समर्थन करने लगे। आपने बिहार की भी घटना का जिक्र किया है। जहां भी इस प्रकार की घटना हो, ये बेहद शर्मिंदगी भरी घटना है और उससे भी बेहुदा और शर्मिंदगी वाला काम है कि उसको बचाने के लिए जो अनेक लोग खड़े हो जाते हैं। आज अखिलेश यादव जो सैफई गैंग बन गई है, पूरा सैफई गैंग बालिका के दुष्कर्मियों को बचाने के लिए वकील की तरह खड़ा हुआ है और एक से एक बयान बदल रहे हैं। डीएनए टेस्ट होना चाहिए, नार्को टेस्ट होना चाहिए। होना किसका चाहिए? पीड़िता का होना चाहिए। अभियुक्तों के लिए इन्होंने नहीं कहा। वो तो मोइन खान है, अल्पसंख्यक है, नगर अध्यक्ष अब भी बने हुए हैं। यादव जी को तो आज निकाल दिया है, कल फिर शामिल कर लेंगे। यादव जी को निकालना तो घर की खेती है। अरे कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो एसपीजी सुरक्षा प्राप्त राहुल गांधी जी के मंच पर चला जाता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसने कन्नौज में अपनी मिनी सीएम की ख्याति प्राप्त की है?
ठीक है अवधेश भाई, ठीक है, एक मिनट रुकना होगा अवधेश बाबू, रुकना होगा। मैं अशोक जी से एक सवाल लूंगा, ठीक है अवधेश भाई रुकना होगा, फिर जैन साहब के पास और नीति जी के पास आऊंगा। अवधेश जी एक सलाह देता हूं, सारा धुंध छट जाएगा, क्या छठी धुंध जग चानन होई, क्या नानक ने कहा। एक काम कर लीजिए, बहुत सरल है, आपको कोई टिकट के पैसे की समस्या तो है नहीं कि भाई टिकट कहाँ से कराए, आपको तो निजी विमान से जाना है, आपको मतलब अखिलेश जी को, राहुल जी को बिहार भी जाओ, मैं कह रहा हूं बिहार, कलकत्ता, अयोध्या और कन्नौज, चारों जगह पीड़ित के परिवार के साथ मिलके आइए, होके आए अखिलेश जी और राहुल जी। देश भर में सारा आपके विरुद्ध जो तर्क है वो अपने आप शिथिल हो जाएगा। नहीं, नवाब सिंह ने जिसके साथ दुष्कर्म किया उस बच्ची के घर भी जाओ, और मोहित खान ने जहां दुष्कर्म किया उसके यहां भी जाओ, और बिहार वाले के यहां भी जाओ, और कलकत्ता वाले के यहां भी जाओ, कलकत्ता में खड़े होके ममता बनर्जी के खिलाफ ताल ठोको। अवधेश जी, अशोक जी, ठीक बात है कि नहीं? देखिए अमिताभ जी, मुझे लगता है कि इस तरह जो आप सलाह दे रहे हैं, इससे उन घटनाओं का राजनीतिकरण और बढ़ेगा, क्योंकि हमें निष्पक्ष न्याय चाहिए उन बेटियों के प्रति। जो भी बेटी इसमें विक्टिम है, उस बेटी के प्रति हमें न्याय चाहिए, और न्याय दिलाने के लिए आज सत्ता में कौन है? जो सत्ता में है वो व्यक्ति, अगर उन अपराधियों में 20-22 अपराधियों में एक मुसलमान और एक यादव अपराधी का नाम अगर विधानसभा में लिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, तो आप न्याय की क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये सोचने का विषय है। अभी हमारे मित्र जो है भाजपा के साथी ने कहा समाजवादी पार्टी के संस्कार। देखिए, सड़कों पे एक कहावत चलती थी, जब बृजभूषण सिंह का मामला चलता था, लोग कहते थे बी फॉर बीजेपी, बी फॉर बलात्कारी। तो कहते थे बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी बन गई है, जनता कहती थी, क्योंकि वही बृजभूषण सिंह, जब इन्होंने कई कमेंट बताए, बृजभूषण शरण सिंह का एक बयान है, उसने कहा इन बरकटी लड़कियों में क्या रखा है, हम कोई शिलाजीत की रोटी खाते हैं? तो ये देखिए बेशर्मी का बयान, उस बेशर्मियत के बाद भी बृजभूषण शरण सिंह को जो है इतना होने के बाद अमिताभ जी उसको पार्टी से नहीं निकाला गया। तो ये होती है बेशर्मी, और ये होती है ढीठता। और वो शरण, वो इंटरनेशनल लेवल का रेपिस्ट, मतलब नेशनल देश में भी बलात्कार करता था, विदेशों में जाके करता था। तो ऐसे लोगों से विभूषित पार्टी भारतीय जनता पार्टी या बलात्कारी जनता पार्टी को लेकर के अगर जनता में परसेप्शन डेवलप हुआ है कि बी फॉर बीजेपी, बी फॉर बलात्कारी, तो उस परसेप्शन को हटाने के लिए अभी जैन साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही कि मल्टी प्रोन एक्शन होना चाहिए। लेकिन यही मल्टी प्रोन एक्शन अगर बृजभूषण शरण सिंह पे हुआ होता, बीएचयू के बलात्कारियों पे हुआ होता, कुलदीप सेंगर पे हुआ होता, तो आज इन बलात्कारियों जो सो कॉल्ड बलात्कारी हैं, अयोध्या से लेकर के कन्नौज और कलकत्ता और बिहार तक, इनका मनोबल नहीं बढ़ता अमिताभ जी। लेकिन योगी सरकार कहने को तो कहती है कि हम निष्पक्ष हैं, लेकिन उन बलात्कारियों में भी जाति खोजती है, धर्म खोजती है, अपनी पार्टी का है कि दूसरे पार्टी का, ये सब खोजती है। ठीक, अवधेश जी, अरे अशोक जी रुकिए, मैंने तो नीति जी आपके पास आ रहा हूं भाई, मैंने तो सरल सी बात कही थी। जब मेरे इंटेंशंस पर कोई शक खड़ा करे, कोई सवाल खड़ा करे, तो मैं उस शक और सवाल को दूर करना चाहूँगा कि भाई मैं पाक साफ हूँ। ये देखो, मैं कन्नौज में, अयोध्या में, दोनों जगह पीड़ित परिवार किससे मिला और उसके साथ खड़ा हुआ। अशोक जी ने कहा हम राजनीति नहीं करना चाहते, हम न्याय दिलाना चाहते, इसलिए नहीं जा रहे। हाथरस में कीर्तन था, गए थे ना सब लोग। राहुल जी ने कहा था दुनिया कोई ताकत माई का लाल मुझे रोक नहीं सकता हाथरस जाने से। वहां अखंड रामायण हो रही थी, नहीं ना? वहां देश भर का आदमी गया था ना। तो कन्नौज में और अयोध्या में क्यों नहीं जा सकता नीति जी? क्योंकि इंटेंशंस क्लियर है अमिताभ जी। ये जितना भी बोले समाजवादी नहीं, समाज दागी पार्टी है। इंटेंशंस क्लियर है कि जब हाथरस का कांड होता है तो प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं कि योगी जी का इस्तीफा मांगती हैं। इंटेंशंस यहाँ क्लियर है कि अगर बंगाल में इस तरीके की हत्या, इस तरीके का रेप होता है, इस तरीके की हत्या होती है, एक डॉक्टर की होती है जो आपको जीवन देता है, एक महिला की होती है, मातृशक्ति की होती है जो आपको जन्म देता है, जो 36-36 घंटे वहां रेजिडेंट डॉक्टर काम करती हैं, और उसके साथ अगर ऐसा कांड होता है तो सीबीआई की जांच के लिए भी आप मैनिपुलेशन के लिए टाइम की उम्मीद करने की मांगते हैं, और दूसरी तरफ किस प्रकार से प्रथम दृष्टया उसको आप वो बोलते हैं। और तब प्रियंका गांधी या अखिलेश यादव जैसे लोग नहीं मांगते कि आप ममता बनर्जी के लिए इस्तीफा मांगते हैं। ममता बनर्जी के लिए इनकी ममता हमेशा दिखेगी, क्योंकि वो इनके गठबंधन में साथ है।
आज झंडे लगा के अगर इनके नेता घूम रहे हैं और उसके बाद ये कह रहे हैं कि पार्टी से 5 साल में निलंबित हैं, तो आज झंडा वही लगता है, क्योंकि उस झंडे के पीछे जो विचारधारा है वो कहती है कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। बेशर्मी तो यादव जी इस बात की है कि जब ऐसे अक्षम्य अपराध, क्योंकि आपके घर की बहू बेटियां नहीं है ना, वो किसी दलित की बेटी है, किसी गरीब की बेटी है। यहाँ पे भी अगर आप जातिवाद को और धर्म को देखते हैं तो आप ये नहीं सोचते कि उस विचारधारा को पोषित और आपको संरक्षण किसने दिया। आज ये इसलिए सामने नहीं आते हैं, इतने सिलेक्टिव हैं, क्योंकि इनकी अप्रोच जो है केवल वोट बैंक को साधना है, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे अबला हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे यादव हो। जब तक वोट मांगनी है इनके पास सारे नैरेटिव हैं, और जिस समय आपको देश के लिए काम करनी है, अपराधों को संरक्षण देना है, तो आप इनके सब जब साथ खड़े हो जाएंगे तब तक साथ खड़े रहेंगे, जब तक आपके पास एविडेंस नहीं है। जिस दिन एविडेंस होंगे आप बोलेंगे पल्ला झाड़ देंगे। लेकिन 15-20 साल तक अतीक जैसे लोगों को, मुख्तार अंसार जैसे लोगों को गुंडा राज जो बनाते हैं, गुंडा राजों की पार्टी है समाजवादी पार्टी। इनके केस में निकालिए डेटा आप अमिताभ जी, अभी गूगल करके निकालिए अशोक यादव जी, बताइए समाजवादी पार्टी के टाइम पे कितने रेप होते थे। और आप लाइसेंस की बात करते हैं, रेप की लाइसेंस जो जूही जी दे रही थी, समाजवादी पार्टी को कोई रेप का लाइसेंस नहीं चाहिए सर, कि 8 बजे के बाद आओगे तो रेप का लाइसेंस है, या 10 बजे से पहले आओगे। ये 24 घंटे रेप करने वाले लोग हैं, क्योंकि इनको संरक्षण मिल रहा है, पॉलिटिकल संरक्षण मिल रहा है, पावर का संरक्षण मिल रहा है, पैसे का संरक्षण मिल रहा है। इनकी यही सच्चाई है, और इसलिए सिलेक्टिव है, क्योंकि आज मैं बार बार आपके, मैंने चैनल पे सबसे पहले ये बात रखी कि जहां जहां इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है, वहां वहां अपराधियों की ताकत और अपराध करने की उनकी जो काबिलियत है उसमें इजाफा होता दिख रहा है। आज अशोक यादव जी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं ब्ला के ब्रिजभूषण को। ब्रिजभूषण भी उतना ही ज्यादा आरोपी है जितना मोहित खान है, जितना ही आपका नवाब यादव है। लेकिन आपको नवाब यादव और मोहित खान के लिए डीएनए टेस्ट चाहिए या उसको करेंगे? अरे आप ही की, मेरे ख्याल से डिंपल यादव अखिलेश यादव की वाइफ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उनके संसद के प्रत्याशी रहे हैं, मिनी सीएम का दर्जा दिया गया है, तभी तो झंडे लगा लगा के घूम रहे हैं और आपके चुनावों की मंचों में जा जाके। ठीक है नीति जी रुकना होगा, नीति जी रुकना, ठीक है आगे बात, आगे 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 अशोक जी आऊंगा, आपको अवसर दूंगा, आप इस पर जवाब देंगे। मैं जैन साहब के पास आऊं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि कन्नौज अखिलेश जी का दूसरा घर है। मुलायम सिंह यादव जब वहां से लड़ने गए तो चुनाव, तब से लेकर आज तक का सिलसिला देखिए, वहां बेटी के घर जाना चाहिए था पीड़ित, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसमें राजनीति ठीक नहीं। सैकड़ों नवाब आएंगे जाएंगे, बेटी के घर आप जाते, दोनों लोग पति पत्नी, उसका संदेश अलग होता। और अयोध्या में जो नए नवेले सांसद बने हैं, उनको भी इतना समय नहीं मिला कि उस दलित मल्लाह परिवार की बच्ची के घर जाके उसके सर पे हाथ रख दें। किस लिए चुने गए ये लोग? ये मोहित खान के संरक्षण के लिए चुने गए क्या? और इसलिए इनको अयोध्या का नवाब राजा घोषित किया गया था। मैं अशोक जी की इस बात से सहमत नहीं कि राजनीति हो जाएगी, नहीं, राजनीतिक लोग हो, राजनीति तो कर ही रहे हो भैया, लेकिन गरीब की, दुखी के, पीड़ित के आंख का आंसू भी पोंछ लोगे अगर, तो कम से कम पुण्य मिलेगा। जैन साहब, ये ऐसा बयान कि भाई लड़की रात में ऑड आवर्स में गई, तो जो नहीं कहा जाता है बिटवीन द लाइंस, उसकी मैसेजिंग ये होती है कि ऐसे जाएगी तो फिर यही होगा। ये जो थ्योरी है, ये जो मेंटालिटी है, इससे मुझे लग रहा है बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। लोगों को लगता है कि हमको तो लाइसेंस मिल गया, अकेले में आई है महिला, गलत समय, देर रात आई है, कुछ कपड़े वैसे पहने हैं, तो बोले अब बलात्कार करना हक है हमारा। जैन साहब, देखिए, जो बयान है जिसमें कहा गया है कि लड़की का नार्को टेस्ट कराया जाए और रात्रि के समय क्यों गई, क्या जॉब मांगने गई, ये मैं इन बयानों से कतई भी सहमत नहीं हूँ, या संवेदनशील बयान मैं इनको मानता हूँ। जो यादव जी ने कहा, मैं कई चैनल्स पे कहा कि जो वाराणसी की घटना है, शर्मनाक, निहायत शर्मनाक। बीएचयू की बाहर से आके पढ़ने वाली बच्चियों के साथ इस प्रकार की बर्बरता करने वाले, मैंने कई चैनल्स पे कहा कि इन पे एनएसए, गैंगस्टर लगना चाहिए,
कठोर से कठोर कार्रवाई इनके विरुद्ध होनी चाहिए। यही मैंने पहलवानों के केस में कहा। इसने बीजेपी को नेशनल लेवल पर डैमेज किया है। बीजेपी वाले चाहे इस बात को माने चाहे ना माने, बिल्कुल ठीक बात, उनको बैकफुट पे लाके खड़ा कर दिया है, हाईएस्ट लेवल से लेके नीचे तक। जो भी इस प्रकार की घटनाओं में शामिल हो उनको हमें तत्काल डिसोन करना चाहिए। हमारे परिवार का हो, हम उसकी गारंटी नहीं ले सकते, हमारे परिवार का हो, अगर उसने ऐसा किया है उसको तत्काल डिसोन कर देना चाहिए और समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए। यही फर्ज मेरे ख्याल से कहता है। ऐसे लोगों को डिफेंड करना, 15 मुकदमे हैं इसके ऊपर, और आप देखिए 15 मुकदमे का मुलजिम इस प्रकार की घटना कर रहा है। इसमें जो पहले ही दिन से मुझे शक हो रहा था कि वो मेडिकल क्यों नहीं करा रही है, अपना बयान क्यों नहीं मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा रही है, अब पता चल रहा है कि वो बुआ का रोल था उसके अंदर। जी, बुआ को मुलजिम बनाया है कन्नौज पुलिस ने, बिल्कुल सही किया है। उसके माँ बाप ने भी बेटी के यही कहा है कि इसका बुआ का रोल गलत है। ये यही लेके गई 9 बजे, वो तो नाबालिग बच्ची है, वो साथ चली गई कि बुआ जा रही है मेरे साथ में। जी, अब भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और इस मुकदमे में शीघ्र से शीघ्र चार्जशीट लगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाए और ऐसी कठोर सजा इनको मिले जिससे कि लोगों को एक मैसेज जाए। जो एक अपराधों में कमी आनी चाहिए थी हमारे देश में, वो विजिबल नहीं है। ये महिलाओं बच्चियों के लिए भी ये एक चिंता का विषय है। बहुत बड़ी बात कही जैन साहब आपने कि जिस ढंग की प्रतिक्रिया देश से आनी चाहिए, राजनीतिक वर्ग से आनी चाहिए, वो नहीं आती है, हम सेलेक्टिव हो जाते हैं। और दूसरा ये कि अपराध के बाद की जो कार्रवाई है शायद वो उस स्तर की नज़ीर नहीं बन पा रही, ताकि जो संभावित अपराधी हैं उनके मन में कोई खौफ पैदा हो, कोई भय हो, क्योंकि किताब से शासन नहीं चल सकता, शासन के लिए भय ज़रूरी है। भय नहीं होगा तो आप इंडियन पेनल कोड बनाए रखिए। ऐसे भी बहुत सारे सिरफिरे हैं जो कहते हैं कि करके देखो फिर देखते हैं क्या होगा, बच भी सकते हैं। तो जो बच भी सकते हैं कि संभावना पर लोग अपराध कर बैठते हैं, ये खतरनाक संकेत है। अशोक जी, एक बात कही जा रही है, नीति जी ने भी कहा, अवधेश जी ने भी कहा कि जहां जहां इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव में कुछ ताकतवर होके उभरा है, वहाँ वहाँ अपराध बढ़ रहे हैं। और भाजपा भी कह रही है और नीति जी भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में चूंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने 43 सीटें जीती, तो उनका जो काडर है वो पूरी तरीके से उन्मत्त हो गया। इसीलिए अयोध्या से लेकर कन्नौज तक ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन दिखाई दे रहा है। अशोक जी, दो बातें हैं। पहली बात तो हमारी बहन नीति जी ने कहा कि गूगल कर लीजिए, आपको आंकड़े पता चल जाएंगे। तो गूगल करने की जरूरत नहीं, आप एनसीआरबी के आंकड़े ऐसे देख लीजिए कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन में योगी उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ है, गैंग रेप में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना हुआ था। तो आपको डेटा तो सरकारी डेटा है ना, ये एनसीआरबी कोई सपा का डेटा नहीं है वो। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि जहां जहां सपा मजबूत हुई या विपक्ष मजबूत हो रहा वहां तक घटनाएं हो रही। मैंने इसके पहले जो एग्जाम्पल दिया, आप कहेंगे बार बार मैं वही नाम क्यों ले रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई, अमिताभ जी, चाहे हाथरस घटना हुई या ब्रिजेश सिंह की घटना हुई, चाहे कुलदीप सेंगर की घटना हुई, उसमें क्या सपा या कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी? क्या उत्तर प्रदेश में मजबूत स्थिति आज हुई है, लेकिन ब्रिजेश सिंह के मामले में तो मजबूत नहीं थी। या इसके अलावा जो मामला मैंने बताया उसमें भी हम लोग मजबूत नहीं थे, हम लोग को बहुत कम उसमें सीटें पाए थे। तो ये कहना मुझे लगता है कि कोई मतलब की बात नहीं है। दूसरी बात देखिए, इन्होंने एक नया ट्रेंड स्थापित किया है। अब चूंकि जैन साहब हैं यहाँ पे अधिकारी हैं, नया ट्रेंड क्या है कि एक सुपर क्लास का बलात्कारी जिसको बाबा कहते हैं, राम रहीम, उससे इलेक्शन कैंपेन करवा रही बीजेपी। ये देखिए नया एक मतलब इलेक्शन कैंपेन का तरीका। इलेक्शन कैंपेन के लिए एक स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी होती है, जो बढ़िया छवि के लोग होते हैं, नेता लोग, हाई प्रोफाइल नेता जाके स्टार पर जो अपना स्टार प्रचार। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी सुपर क्लास का जो है बलात्कारी बाबा को स्टार कैंपेनर बना रखी है बैकडोर से, राम रहीम को। हमेशा देखिए फरलो, इसके पहले 4-5 चुनाव हुए नगर निगम से लेकर के, हर चुनाव पहले उसको फरलो मिल जाती है और आके अपना यहाँ सेटिंग करता है और भाजपा को जितवाता है।
तो इस तरह का अगर बेंचमार्क आप सेट करेंगे कि बलात्कारी को जेल से बाहर निकालेंगे फरलों पे और उसके बाद उसका इस्तेमाल करेंगे चुनाव में, उसके बाद आप कहें कि जो है बेटियों के साथ इस तरह की नाइंसाफी हो रही है, बेटियों के जो है इस तरह के जो लोग करने वाले उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। तो दोनों तरफ दो तरफा बातें नहीं चल सकती हैं अमिताभ जी। आप कोई आप सेट करिए, कोई पैरामीटर आप सेट करिए, किसी बलात्कारी खिलाफ आप जो जैन साहब ने कहा उस तरह से एक्शन लेके दिखाइए। आप चाहे वो आपके घर का बलात्कारी हो, चाहे आपकी पार्टी बलात्कारी हो, चाहे विपक्ष की बलात्कारी हो, आपको सेट तो करिए बेंचमार्क। फिर अगर कोई इसका विरोध करेगा तो फिर आप उंगली उठाइए, लेकिन आपने कोई बेंचमार्क नहीं सेट किया, न तो कुलदीप सेंगर के मामले में किया, दूसरा किया, न तो बीएचयू के मामले में किया। तो आप क्या, आपकी कथनी करने में जनता क्यों विश्वास? ठीक अशोक जी, ठीक है। अवधेश जी बाकी राजनीतिक जवाब देंगे। मुझे लगता है कि जब जागो तब सवेरा, समाजवादी पार्टी की इस मांग पर योगी सरकार को तत्काल संपूर्ण प्राथमिकता के साथ काम शुरू कर देना चाहिए कि ये जो दो केस हाथ में है, अयोध्या और कन्नौज, इन्हीं में नजीर सेट कर दीजिए और यहीं से नजीर सेट कर दीजिए। ठीक, ये तो ताजे ताजे अभी अंदर ही है, यहीं से एक नजीर सेट हो जाए, फिर वो आगे चलती रहेगी। अब राम रहीम और आसाराम बापू पर तो क्या नजीर सेट होगी, वो तो अदालत के अधीन मुकदमे चल ही रहे उनके, और पैरोल भी मिल रही है या जमानत मिल रही है या इंटरिम बेल मिल रही है, वो सरकार की ग्रांट करने से, कलेक्टर और कप्तान की ग्रांट करने से नहीं मिल रही, वो अदालत से मिल रही। गलत सही का फैसला अदालत जाने, अदालत से बहस हो सकती है। मैं सहमत नहीं इस तरह के ये बार बार पैरोल मिलने से, लेकिन अदालत के निर्णय पर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करता कि फिर वो उसकी मानहानि होती है अदालत की। हां, यहीं से अवधेश जी, यहीं से नजीर सेट हो जाए, घर मकान द्वार सब ध्वस्तीभूत करिए। बिल्कुल ऐसी सजा होनी चाहिए कि जैसे कहते थे भाई 7 पीढ़ियां याद रखें। ये समाजवादी पार्टी इस बात में आपके साथ है कि नजीर नहीं सेट की आपने, अब नजीर सेट करो। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी का शासन है तब से उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसी आधार पर जनता ने योगी जी की सरकार पर दोबारा मुहर लगाई है। एक भी कोई नजीर नहीं है कि किसी रेपिस्ट के लिए, किसी भ्रष्टाचारी के लिए, किसी आतंकवादी के समर्थन में भाजपा खड़ी हुई हो, भाजपा के नेता ने कोई बयान दिया हो। अशोक यादव जी, एनसीआरबी का आंकड़ा देख लीजिए, सारे प्रकार के जितने अपराध हैं, सारे अपराधों में कमी आई है। और आपको याद दिला दूं, कांग्रेस का एक संसदीय कार्य मंत्री था राजस्थान के अंदर, और राजस्थान ने टॉप किया था महिला अपराध के अंदर। और राजस्थान के कांग्रेस के संसदीय मंत्री जो आपके एनडी गठबंधन में शामिल हैं, उन्होंने कहा था कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इसलिए यहाँ रेप ज्यादा होते हैं। ये आपके एनडी गठबंधन के नेताओं की सोच है। जहां तक बृजभूषण सिंह का सवाल है, 4 स्तर पर उनको सजा मिली है। किसी भी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके समर्थन में कोई एक वक्तव्य नहीं दिया है। खेल के फेडरेशन ने उनको सजा दी, सुप्रीम कोर्ट के आधार पर उनको सजा मिली, पुलिस केस चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने उनके टिकट काट दिए। आप दिखाइए ना मोहित खान के खिलाफ कार्रवाई करके, एक नगर अध्यक्ष को आप हटा नहीं पा रहे हैं। अल्पसंख्यक कौन सा आपका प्रभावशाली है कि जिसको आप नहीं हटा पाते, और यादव जाति का नवाब सिंह है उसको हटा देते हैं, दूसरी बार फिर शामिल कर लेंगे। एक नजीर तो दीजिए आप जाइए तो मोहित खान ने जिसके साथ सामूहिक गैंगरेप किया है उस निषाद बालिका के घर, उसकी पीड़ा तो समझिए। आप जाइए तो कन्नौज के अंदर आपने हाथरस में जो तीर्थ विकसित कर दिया था, कहां गई वो प्रियंका गांधी जी, कहां गई डिंपल यादव जी, कहां है ममता बनर्जी जी? इनके वोट क्यों सिले हुए हैं? अगर ये लड़कियों की शुभचिंतक हैं, स्वयं महिला हैं और संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है, सिलेक्टिव आप इशू खोज रहे हैं, तो ऐसे कैसे काम चलेगा? देखिए, देश की और प्रदेश की जनता सारी चीजों को समझती है। जब मायावती जैसी ताकतवर उत्तर प्रदेश की महिला के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड आपके समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया, उनके कपड़े फाड़े, आपने उनके मर्डर करने की कोशिश की, और आप बात करते हैं महिला सुरक्षा की। कौन उससे ताकतवर महिला इस देश में हो सकती है मायावती से ज्यादा? अरे वो तो धन्यवाद दीजिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कि आज मायावती जी सुरक्षित है। तो आपके डीएनए में रेप है, आपके डीएनए में भ्रष्टाचार है,
आपके डीएनए में आतंकवादियों की पैरवी करने की सोच है, आपके डीएनए में संवेदनहीनता है, इसलिए ऐसे आपके बयान आ रहे हैं। ठीक। नीतीश शर्मा जी, क्या मैंने विशेष तौर पर कन्नौज की बात कही कि कन्नौज और अखिलेश जी का रिश्ता वर्ष दशकों का बिल्कुल घर जैसा है, जैसा सफाई वैसे ही उनका सेकंड होम आप कह लीजिए कन्नौज। जब समाजवादी पार्टी ये कह रही कि हमने इसको भगा दिया था 6 साल पहले 5 साल पहले, जो भी है असली नकली कुछ तो कागज तो जारी किए, तब तो ये और भी ज्यादा लाजमी हो जाता था कि अखिलेश जी और सपत्नीक कन्नौज जाते और उस बच्ची के माता पिता के साथ खड़े होकर अपनी संवेदना जताते। नहीं तो फिर चिट्ठी की जरूरत ही नहीं पड़ती, अखिलेश जी चले जाते तो वैसे मैसेज चला जाता कि नवाब सिंह यादव के साथ नहीं है समाजवादी पार्टी। नहीं जाएंगे अमिताभ जी, क्योंकि डीएनए टेस्ट और डीएनए की असली सच्चाई यही है, क्योंकि विचारधारा है ना कि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती। एक विचारधारा मुलायम सिंह का बयान यहाँ तक है, मुझे अशोक यादव जी आज बोल जरूर रहे हैं लेकिन अपने सुप्रीमो का बयान शायद भूल रहे हैं, बाकी सब बयान इनको आज याद आ जाएंगे कि अगर कोई रेपिस्ट हो तो क्या उसको आप सजाए मौत दोगे? अक्षम्य अपराध है। अगर यही इनकी घर की बहू बेटियां होती तब मैं उनसे पूछती कितने डीएनए टेस्ट की डिमांड करते, किस प्रकार से आरोपी को आप संरक्षण प्रदान करते। और ये तो तथ्य सामने आए है ना, कुंडली खुली है ना नवाब सिंह की, कि किसने उसको इतना ज्यादा पावरफुल बनाया। एक 25 साल पहले गरीब परिवार का व्यक्ति आज 300 करोड़ का मालिक है, यूपी के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज है, 200 गुंडे लेके साथ चलता है, सपा का झंडा लेके ऐसे तेज में घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पॉलिटिकल संरक्षण तो है। तो क्यों जाएंगे डिंपल जी, जिन्होंने अपने संसद का प्रत्याशी बना के रखा हुआ था। और इनका इतिहास देखें तो सही आप यादव जी, कौन है अतीक अहमद, कौन है मुख्तार अंसारी, कैसे लोगों को आप संरक्षण दे रहे हैं, किस प्रकार से आपने गुंडे पाल रखे हैं, किस प्रकार से आपने अपराधियों की सेना, पॉलिटिकल सेना बना रखी है। और यही वो सत्य है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, जहां जहां ताकत मिली है इनको, इनके अपराधी है समय खुले में अपराध करने के लिए जिस प्रकार से उनको छूट मिल चुकी है उनको, और वापस में अमिताभ जी नजीर पेश करनी है ना, तो जिस प्रकार से योगी जी बुलडोजर की नजीर पेश कर रहे हैं, तो यहाँ पे अखिलेश और कांग्रेस के लोग आए और सामने जाके अपने लोगों के घर में बुलडोजर चलाए। हमें भी पता चले कि हाँ आप देश की बेटियों के लिए, आपके लिए संवेदनशीलता है, हमें भी पता चले आप पीड़ित दलित के लिए आप खड़े होते हैं, हमें भी पता चले कि किस प्रकार से आप अपराध के लिए इनटॉलरेंट है। जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए महिलाओं के प्रति अपराध की। सारी पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है नीति जी रुकना होगा, ठीक है नीति जी रुकना होगा। जैन साहब एक विषय और दिखता है मुझे कि जो किसी बहुत योग्यता का धारण नहीं करते, कोई पैतृक संपत्ति भी नहीं, पैतृक रूप से समृद्ध भी नहीं, कहीं से लोन फाइनेंस भी नहीं, और पता लगता है कि 10-5 साल में कोई आदमी उठा और सीधे 100, 200, 500 करोड़ का खिलाड़ी बन गया। उन पर हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है। इवन हमारे यहाँ तो इतना अंधेरगर्दी कहिए, क्या कहें उसको, कि इलेक्शन का जो फॉर्म भर एफिडेविट दिया जाता है ना जैन साहब, उसमें अपनी संपत्ति बताई जाती है, लेकिन भगवान की इतनी कृपा है कि आपको ये कोई नहीं पूछता ये संपत्ति आपके पास आई कहां से, और उसका मूल्य भी आप खुद ही तय कर देते हो। ठीक, औरंगजेब रोड पर कोठी है, आपने उसका कीमत लिख दी 25 करोड़, तो 25 ही करोड़ है, और अभी अवधेश खरीदने जाएंगे तो वो कहेंगे 450 करोड़ की है, और उसमें लिख देते हलफनामा 25 करोड़। इसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, शायद इसीलिए फिर नवाब सिंह यादव जैसे लोग एकदम इमर्ज हो जाते हैं, और जब पैसा आ जाएगा तो स्वाभाविक शक्ति आपके साथ हो ही जाएगी। क्राइम से अर्जित प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट करने का प्रोविजन सेक्शन 14 में है गैंगस्टर्स एक्ट, और उससे ज्यादा प्रभावी मैं मानता हूं ईडी के पास जो पीएमएलए एक्ट है, उसमें संपत्ति जब्त करके, और ओनस जो है वो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो साबित करे कोर्ट ऑफ लॉ में, ईडी के कोर्ट में, कि वो ये इस संपत्ति के लिए उसके पास धनराशि कहां से आई।
कितने रिटर्न्स उसने फाइल करे, कहां से ये संपत्ति अर्जित की, जो कि एक बड़ा दुरूह कार्य है। और ऐसी संपत्तियां 1.25 लाख करोड़ से ऊपर की ईडी जब्त कर चुकी है। और इस संबंध में इंडिया की प्रशंसा भी हुई है कि जो इस प्रकार के धनराशि की बरामदगी इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश में चल रही है। ये होना चाहिए, अन्यथा पब्लिक का विश्वास एजेंसीज पर, सिस्टम पर उठता है कि जो आदमी गल गांव में रहता था, टूटे घर में रहता था, आज वो अरबों की संपत्ति का मालिक बन गया। तो लोगों को ये एक लालसा होती है कि हम भी ऐसे ही रास्ते को चुनें और हम भी ऐसा ही कुछ करें, ऐसा ही हमारा जलवा भी स्थापित हो जाए। तो ये जो एक सोच है जो पनप रही है, ये बड़ी घातक है। और मैं ये समझता हूं कि इस सोच के ऊपर हमारे देश में रोक लगाए जाने की जरूरत है। और जो जितने विंग्स हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, सबको मिलके इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब लोग पूजा खेड़कर जैसे केसेस को देखते हैं तो पूरे यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं। तो ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें हमें, अगर हम एग्जाम्पलरी एक्शन नहीं लेंगे तो लोगों का विश्वास बहाल नहीं होगा। और जो ये जैसा आपने कहा कि जब लोग बाग कवर फायर देने लगते हैं ऐसी घटनाओं में, उससे पब्लिक और हतोत्साहित होती है, उनका मनोबल और टूटता है। और महिलाओं, बच्चियों, ये इससे हमारे देश की पूरे वर्ल्ड ओवर बदनामी है। फॉरेनर लेडीज को भी नहीं बख्शा जाता है। ये बड़ी बदनामी का एक माध्यम बन गया है। इस पर हमें बिल्कुल, जैसा अभी नीति जी ने कहा, बिल्कुल 0 टॉलरेंस की, 100% 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए और सभी लोगों को उसका पालन करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात, 0 टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है जैन साहब के तेरा रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल होता है ना, गुड और बैड, वैसे लोगों ने व्याख्या कर ली, बोले गुड वाला रेपिस्ट है, वो बैड वाला है। क्या बोले दूसरी पार्टी का, बोले वो बैड रेपिस्ट है, ये बोले हम, ये तुम्हारी पार्टी बोले गुड है। बोले इसे दूध रोटी खिलाएंगे, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। समस्या यहां पर है, जब तक हम एक अप्रोच नहीं रखेंगे इस बीमारी से निपट नहीं सकते। और राजनीतिक दलों के लिए जन साहब एक अप्रोच रखना ही बहुत मुश्किल है। क्या इतने मादा उनके पास कहां है? हम तो सबको जान रहे। भाषण देना सबसे सरल काम है दुनिया का जन साहब, दुनिया का सबसे सरल काम है भाषण देना। लंबा लंबा छोड़ना, हाथ फाथ ऐसे करके चल देना, कौन पूछ रहा किसको। अशोक जी, अयोध्या और कन्नौज, इन दोनों में जो पीड़ित परिवार हैं, उनके यहाँ आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता जाएंगे, आपके अलायंस के सर्वोच्च नेता जाएंगे, कोई उम्मीद? क्योंकि हाथरस में आपने तो एक नजीर सेट की थी कि जहां कन्या पर अत्याचार होगा वहां हम जाएंगे। क्या उस नजीर का पालन, उस नियम का पालन कन्नौज और अयोध्या में समाजवादी पार्टी करेगी? देखिए अमिताभ जी, हाथरस का प्रकरण और अयोध्या कन्नौज का प्रकरण में जमीन आसमान का अंतर है। हाथरस का जो प्रकरण था, वहां एक जाति विशेष का डीएम जाति विशेष के आरोपियों को बचाने का काम कर रहा था। किसके इशारे पे? योगी सरकार के इशारे पे। और रात को 2 बजे अंधेरे में बिना पीड़ित परिवार को सूचित किए किरोसिन से और किस तरह बुरी तरीके से उस बच्ची का डेड बॉडी जलाया गया। और एकदम सरकार की पार्शियलिटी दिख रही थी कि सरकार वहां आरोपियों को बचाने में ये इन्वॉल्व है। तो उस घटना को आप इससे कोरिलेट नहीं कर सकते। ठीक, आज सरकार के हाथ में है और सरकार कार्रवाई करती क्यों नहीं? ठीक अशोक जी, ठीक है, ठीक, समय कम है, ठीक है। अभी इस अवधेश जी से ले लूं, फिर मैं जब थोड़ा कुछ कहूंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसी एक घटना दे दूंगा, वहां चले जाओ। मैं तो आपसे विवाद ही नहीं कर रहा, आपकी बात सिर मारते। आपने कहा हाथरस घटना बिल्कुल अलग थी क्योंकि वहां ऐसा था। मैं उसी की जोड़ की एक घटना, उससे ज्यादा भयावह घटना ले आता हूं, अभी बताऊंगा। वहां की टिकट करा दीजिए, वहां ज्यादा ठीक है। अवधेश पांडे जी, कन्नौज और अयोध्या, समाजवादी पार्टी कह रही है कि किसी ने रोका है क्या? जैसे मनाए वैसे दो सजा, नजीर खड़ी करो। देखिए अमिताभ जी, कार्रवाई ऐसी होगी कि नजीर बनेंगी
और इनकी 7 पुश्तें दुष्कर्म करने के लिए, अपराध करने के लिए तौबा करेंगी और वो कार्रवाई हो भी रही है। ये ऐसी सरकार नहीं है, ये कानून व्यवस्था स्थापित करने वाली सरकार है और माफिया को मिट्टी में मिला देने वाली सरकार है। वो सरकार नहीं है कि अतीक अहमद के कुत्ते से इनके मुखिया हाथ मिलाएंगे। ये सरकार अपराधियों को नेस्तनाबूद कर देने वाली सरकार है। जाएंगे समाई, गए थे से सपाई अयोध्या के अंदर, लेकिन उस पीड़िता को धमकाने गए थे, लालच देने गए थे कि मुकदमा वापस ले लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ हम आपका परिवार नष्ट कर देंगे, आपको इतना रुपया दे देंगे। अस्पताल में 2 सपा के नेता लालच देने के लिए गए थे। अरे जब पूरी समाजवादी पार्टी अभियुक्तों की पैरवी में उतरी है तो जाएगी कैसे? आपने सही कहा, कन्नौज की लड़की अखिलेश की या तो बहन लगती होगी या भतीजी लगती होगी। लेकिन राजनीति का कितना गंदा खेल है, कितनी संवेदनहीनता है कि अपने जिले में, जहां उनका पैतृक जिला है, जहां से राजनीति करते हैं, जहां से उनकी पत्नी चुनाव में लड़ती है, वहां की पीड़िता से नहीं मिल रहे हैं। वैसे तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरे देश में किसी भी पीड़िता के साथ, किसी भी अपराधी के साथ कुछ भी हो तो मुख्य विपक्षी दल होने के साथ उनको जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना नैरेटिव खड़ा कर लिया है कि हमारी पार्टी, अगर अपराधी मुस्लिम होगा, अगर अपराधी यादव होगा, तो हम अपराधी के साथ खड़े होंगे। ठीक है अवधेश जी, ठीक है अवधेश भाई, नीति जी कुछ कहना चाह रही, नीति जी 30 सेकंड। ठीक है अवधेश पांडे जी, आगे बात, आगे भाई, समय कम है जी, आगे नीति। मैं तो आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार से 13 रेपिस्ट और मेरा रेपिस्ट होता है, वहां पे अशोक यादव जी आज 13 प्रकरण और मेरे प्रकरण में, और हादसों को भी, ऐसी घटनाओं पे भी ये किस प्रकार से 13 और मेरा करने लगे हैं, तो इसी सोच का मैं उजागर करने जा रही थी कि राजनीतिकरण किस प्रकार से अपराधों का भी करने में विपक्ष नहीं चूकता है जी। अब अशोक जी ने कहा कि भाई हाथरस की स्थिति अलग थी, वहां अधिकारी, प्रशासन, शासन घटना को दबाने में लगा था। ये बात अशोक जी कह रहे, राजनीतिक व्यक्ति कह रहा है, ठीक। उस पर जो जांच कमेटी की रिपोर्ट आई थी वो अलग है, मैं उसको अभी जिक्र नहीं करूंगा। मैं तो ऐसा उदाहरण रख दूंगा कि फिर दाएं ना दाएं भाग पाओ ना बाएं। कोलकाता हाई कोर्ट ना सपा का, ना बसपा का, ना भाजपा का, ना तृणमूल का। जैन साहब मेरी बात को एक्नॉलेज करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने लंबे चौड़े जजमेंट में जो 2 बातें सबसे महत्वपूर्ण मेरे हिसाब से कही, वो मैं यहां रख देता हूं। अशोक जी के लिए मेरे ख्याल से हमेशा के लिए वो एक लैंप का काम करेंगे। हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि सबसे ज्यादा शॉकिंग ये है कि रेप और रेप के बाद मर्डर को आत्महत्या बताने की, सिद्ध करने की कोशिश की गई बाय द पुलिस, बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, बाय द ममता गवर्नमेंट। ठीक, अशोक जी समझ लीजिए। और दूसरा उन्होंने कहा, जैन साहब, स्टेट विक्टिम और विक्टिम की फैमिली के साथ खड़ा नहीं है। ये छोटी बात है क्या कि उस राज्य का हाई कोर्ट कह रहा है कि स्टेट विक्टिम और विक्टिम की फैमिली के साथ नहीं खड़ा है, इसलिए दैट्स व्हाई हम सीबीआई ऑर्डर कर रहे हैं, इंक्वायरी। इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको? आपने वहां की टिकट करा ली कलकत्ता की, वहां निकल रहे हैं आप, नाश्ता घर से बनवा लो, पराठा हो, आलू की सब्जी हो, आम का अचार, और निकलो कलकत्ता। नहीं ना, इससे ज्यादा कोई कहेगा? जैन साहब, इससे ज्यादा अदालत कुछ कह सकती है? और जब अदालत ये कह रही है कि स्टेट विक्टिम और उसकी फैमिली के साथ नहीं खड़ा है, तो जो नहीं कह रही है उसका मतलब क्या है कि स्टेट एक्यूज के साथ खड़ा है। यही है ना? वहां आप जा रहे हैं। कन्नौज, कन्नौज क्या है मित्र? बलिया, देवरिया, सब जगह एक ही, मेरे लिए पूरा भारत एक, लेकिन फिर भी सपा के लिए कन्नौज विशेष इसलिए है क्योंकि वहां से उस परिवार के तीनों लोग लोकसभा पहुंचे। नेताजी पहुंचे, अखिलेश जी पहुंचे, डिंपल जी पहुंची और फिर अखिलेश जी। उनकी पूरी फैमिली वहां को रिप्रेजेंट कर चुकी है लोकसभा। वहां इतनी जघन्य घटना घट गई और आप कह रहे हो कि नवाब से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने उसको भगा दिया था।
तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन देखी। आंखों से लोग देख रहे कि नवाब वहां राहुल गांधी और अखिलेश यादव के पीछे खड़ा होकर हाथ ऐसे उठा रहा है नेता की तरह। कौन मान लेगा आपकी बात? उसकी गाड़ी पर झंडा बता रहा। केवल एक ही उपाय था कि अखिलेश यादव पैदल चल के उस बच्ची के घर जाते और वहां खड़े होकर कहते कि ये नवाब सिंह कोई नहीं है। तो बात समझ में आती, कलीमुल्ला के दस्तखत से बात नहीं बनेगी ना। कौन जानता है कलीमुल्ला को? ये जो है आप जिनका चिट्ठी जारी किए हो, इस चिट्ठी के तो चिंदी उड़ गई। इतना बड़ी घटना घट गई अशोक भाई, दिल पर हाथ रख के सोचिए। पूरे देश में उस पर चर्चा हुई, हाँ, संवेदनाएं जताई गई अयोध्या पर। और अयोध्या का सांसद वो गए ही नहीं वहां मिलने। क्यों बनाए गए सांसद? वो बच्ची दलित है, छोटी है, इन विषयों के अलावा भी हम करें, मान ली दलित नहीं ब्राह्मण होती तो क्या सांसद को जाना नहीं चाहिए इतनी बड़ी घटना पर? जाना चाहिए था ना। जब आप जा नहीं सकते तो आप न्याय क्या दिलाओगे मित्र? जब आपको जाने में संकोच है तो हम कैसे आप पर भरोसा कर ले कि आप न्याय दिलाएंगे वहां सांसद होके? आप जो बोल रहे हैं उसमें तंज है। अवधेश प्रसाद क्या कह रहे हैं? अरे फांसी दे दो हमें का। ये तंज है मित्र, तंज। फांसी हो जाएगी तो अवधेश बाबू आंसुओं से रोएंगे, कहेंगे हाय मोहित खान। जाने में संकोच। अतीत के उदाहरण अशोक जी ने दिए। मैं तो फिर कहता हूं, बिहार में महिला के साथ जो हुआ, दुष्कर्म हुआ, उसके बाद उसके नृशंसता हुई, छत विच्छत किया गया उसकी देह को और वो मर गई। कन्नौज, अयोध्या और कोलकाता, मेरे लिए ये चारों एक ही समान हैं। मेरी आंख हर घटनाक्रम पर नम है। मैंने कोलकाता का वीडियो सुना जो परिजन बता रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन जैन साहब, लगा छाती फट जाएगी, छाती फट जाएगी, ये धरती फट जाए और हम समा जाएं। ऐसी नृशंसता। ममता जी महिला है, मुख्यमंत्री बाद में, महिला पहले। शासन प्रशासन का अनुभव है उनको। एक संवेदनपूर्ण वक्तव्य नहीं आया। राहुल गांधी जी ने अभी में शो करने के लिए जब उठा था तो अब उस वक्त उनका ट्वीट खड़का था। उन्होंने भी इतने दिन ले लिए ट्वीट करने में। यहां से नियत का पता लगता है मित्र। ट्वीट तो पहले दिन कर देना चाहिए था। कौन आपसे कह रहा था कि आप तलवार लेके लड़ने जाओ? ट्वीट तो कर सकते थे। आज जब जग हसाई हो गई तो ट्वीट किया राहुल जी ने। यह रास्ता ठीक नहीं। मैं तो कहूंगा राहुल जी से, जाइए बिहार में, बैठ जाइए धरने पर। बिहार में भाजपा की सरकार है, इसलिए उसकी चर्चा ना हो अपराध की, यह संभव नहीं। नीतीश की सरकार भी उतना ही दोषी है जितना ममता की सरकार दोषी है। अशोक जी, इससे स्पष्ट कोई नहीं बोलेगा। लेकिन आप जाइए तो, आप बोरा डालकर बैठिए, आप ट्वीट से बाहर निकलिए। लेकिन आप नहीं निकल रहे। पुराने पाप गिनाने से भविष्य के पाप नहीं रुकते। कहीं ठहरना होगा और एक कट ऑफ डेट वो तय कर देनी होगी, डेट ना। अब जो कलकत्ता में हुआ है वो निर्भया से भी जैसे ज्यादा भयंकर है, और बिहार में हुआ जैन साहब वो भी निर्भया ही जैसा है। क्या हो रहा है?
और कन्नौज में और अयोध्या में जो हुआ वो ताकत और रसूख का के चलते अपराध करने वाली प्रवृत्ति का उदाहरण है। राजनैतिक संरक्षण से पैसा पैदा किया, ताकत पैदा की और फिर जहां जो लड़की मिली उसको पकड़ के दबोच लिया। यह भाव भारत की पूरी राजनीतिक चेतना को कलंकित कर देगा, ये जान लीजिए। जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी इतिहास, ये ध्यान रखिएगा मित्र। नारी की अस्मिता पर, नारी के सम्मान पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, कोई कवर फायर नहीं होना चाहिए। सीधी मुठभेड़ होनी चाहिए अपराधी से नारी के सम्मान को लेकर। धन्यवाद।